हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 और 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक सेकंड पॉलिसी इशूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 के बारे में, ठीक है। और लेसन नंबर 1 तक की वीडियोज मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। जिसने तक वो वीडियोज ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियोज देखना ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाइए 9667836333 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है लेसन नंबर 2 वो क्या है, आईसी और आईसी बोल रहा हूँ ISPCMR मॉडल। अब ये ISPCMR मॉडल होता क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, ISPC और MR के बीच में। जो IS है वो एक तरह से हमारा हो गया गुड्स मार्केट के बारे में, या फिर आप कह सकते हो इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट सेविंग, ठीक है। PC फिलिप्स कर्व और MR जो है वो क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो इन तीनों में आपस में कौन कौन सी रिलेशनशिप बनती है, ठीक है। उससे जो मॉडल तैयार होगा ना उसको हमें बोलते हैं ISPCMR मॉडल, ठीक है। और आज की वीडियो में हम समझेंगे इस चैप्टर का एक तो इंट्रोडक्शन और लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या होने वाला है, और लास्ट में डिस्कस करेंगे हम IS कर्व के बारे में, ठीक है। तो IS कर्व तो हम आज की वीडियो में पढ़ लेंगे कि जो फिलिप्स कर्व है या फिर जो हमारे पास तीसरा है मॉनेटरी पॉलिसी, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो पहले समझते हैं इस चैप्टर में हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से पढ़ने हैं, यानी कि हमें चीजें पढ़नी कौन कौन सी है। तो 3 ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव है चैप्टर के, पर चैप्टर है छोटे छोटे से, है ना, छोटे छोटे चैप्टर है। उसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहाँ ज्यादा होंगे। अब ये थोड़ा चल रहा है वो वाली सीरीज इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जहाँ पे 10-10 लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते थे, तो चैप्टर भी इतना लेंथी था नहीं। यहाँ पे तो छोटे छोटे चैप्टर हैं और जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर, डिराइव द इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। हमें समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व जो है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं भाई कि इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व होता क्या है। हम सब जानते हैं कि हम सब जो है कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इसलिए हमें इकोनॉमिक एजेंट बोलते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, इनकम जनरेट करना, ठीक है भाई। हम इनकम जनरेट कर लेंगे, ठीक है। वो किसी भी तरीके से करते हैं, एज अ बिजनेस, प्रोफेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर एम्प्लॉई, ठीक, किसी तरीके से जो हम इनकम जनरेट करते हैं। इनकम जनरेट कर लिया, उसके बाद जो हमारा मेन जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, वो है कंजप्शन करना, है ना। इनकम के मेनली 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक तो कंजप्शन के बाद हम चीज करते हैं वो चीज होती है सेविंग, ठीक है। मतलब हमने कुछ पैसा कमा लिया, उस पैसे में से जो पैसा हमने खर्च करा था हमने खर्च कर दिया, कंज्यूम कर लिया इसका मतलब, और कुछ ना कुछ पार्ट जो उस पैसे क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब जो पार्ट हमने सेव किया उससे को मैं क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो भाई उसका काम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, IS कर्व, ठीक है। कि इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व जो है वो किस तरीके से होती है, यानी कि हम जो है वो अपनी इनकम का पार्ट क्या करते हैं, सेव करते हैं और उसी सेविंग के अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि सेविंग के अमाउंट को इन्वेस्ट करना जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारा जो पैसा भी है वो भी हमारे लिए काम करे, या फिर जो हमारा अमाउंट है वो क्या है, मल्टीप्लाई हो टाइम के साथ। और वो मल्टीप्लाई कब होगा, जब हम उसे कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। और जो पर्सन बोलते हैं ना हमारा पैसा तो बैंक में रखा रहता है, भाई बैंक में भी पैसा इन्वेस्टेड अमाउंट में ही ट्रीट किया जाता है। क्यों, क्योंकि बैंक भी आपको बेशक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है पर ब्याज देता है, तो इसलिए वो भी एक तरह से क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट कब नहीं होती, जब हम उसी पैसे को कैश की फॉर्म में अपने घर में रख दें, तो उसकी वैल्यू आज जितनी है 10 साल बाद उतनी ही रहेगी, 20 साल बाद भी उतनी रहेगी और 100 साल बाद भी उतनी रहेगी, ठीक है। मतलब वो 1 लाख रखा तो 1 लाख ही रहेगा, लेकिन वो अलग बात है कि टाइम वैल्यू मनी के कंसेप्ट के हिसाब से उसकी वैल्यू गिरती रहेगी। क्यों, कि इन्फ्लेशन है ना इस दुनिया में। तो जो कुछ बेवकूफ किस्म के लोग होंगे वही ऐसा करते होंगे कि एक कैश जिसको उन्हें यूज भी नहीं करना है, और एक अच्छा खासा कैश, देखो कुछ कैश तो जो है वो सब रखते हैं, वो रखते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। जनरली उसे बैंक में रखा जा सकता है सेविंग अकाउंट के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ कैश जो है घर में जरूरी होता है कि उसे रखना है हमें, कि भाई कोई इमीडिएट खर्चा करना पड़ गया तो कौन बैंक में बार-बार चक्कर लगाता घूमेगा, उस पैसे को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लार्ज अमाउंट ऑफ कैश जिसको वो इन्वेस्ट कर सकता है, उसने भी उसे घर में रखा हुआ है और वो पैसा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके पैसे की वैल्यू टाइम के साथ कम हो रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो उसकी वैल्यू हमेशा गिराता रहेगा। यानी कि 1 लाख रुपए की वैल्यू जो आज होगी 10 साल बाद उतनी नहीं बचेगी। तो अब आगे समझते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव का पहला जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो गया, क्लियर हो चुका है। तो इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व मैंने आपको डिफाइन कर दिया। फिलिप्स कर्व तो मैं पहले भी और भी सीरीज में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन हमें यहाँ भी डिफरेंस इसे पढ़ना पड़ेगा। तो फिलिप कर्व के पढ़ेंगे। उसके अलावा मॉनेटरी रूल MR कर्व, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कि मॉनेटरी रूल क्या होता है। और इसमें मेन बात जो हम करते हैं मॉनेटरी रूल के अंदर, उसमें एक ही कंसेप्ट होता है जो मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर, कि मॉनेटरी रूल के अकॉर्डिंग हम जो है कहीं ना कहीं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और वो भी एक ही तरीके से इंटरेस्ट रेट को फ्लक्चुएट करके। तो ये हमारा मेन काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर या फिर मॉनेटरी रूल के अंदर।
इसके बाद जो हमारे पास अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, वो हमारे पास है, ठीक है, अंडरस्टैंड मॉनेटरी पॉलिसी रूल ऑफ द सेंट्रल बैंक। हमें सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी रूल को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि वो सेंट्रल बैंक जो है वो किस तरीके से उसकी मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका फुल कंट्रोल किसके पास होता है, आरबीआई के पास, इंडिया के अंदर, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो डिफाइन करता है कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, रेपो रेट क्या होना चाहिए, सीआरआर, एसएलआर, सब चीजें जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर, ठीक है, पिछले चैप्टर के अंदर, क्योंकि पिछले चैप्टर जो था ही वो किसके ऊपर था, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। लेकिन अब जो है हम कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी को रिलेट करते हुए देखेंगे फिलिप्स कर्व के साथ और आईएस कर्व के साथ, तो इसलिए हमें मॉनेटरी पॉलिसी जो है इस चैप्टर के अंदर भी थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी। और जो हमारा तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है एक्सप्लेन सेंट्रल बैंक्स एडजस्टमेंट प्रोसेस टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। हमें समझना पड़ेगा कि सेंट्रल बैंक जो है वो किस तरीके से कौन कौन सी एडजस्टमेंट करता है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए आफ्टर अ डिमांड शॉक के बाद, यानी कि हमारी इकोनॉमी में जब बार बार इन्फ्लेशन आ जाता है, बार बार डिफ्लेशन आता है, कभी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो कभी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाती है, तो ऐसी सिचुएशंस में हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए जो हमारा सेंट्रल बैंक है या फिर जो आरबीआई है वो किस तरह की पॉलिसीज यूज करता है और कैसे उन चीजों में एडजस्ट करके इन चीजों को कंट्रोल में लेके आता है, ठीक है। क्योंकि प्राइस को कंट्रोल करना काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर प्राइस में कंट्रोल नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं या तो इन्फ्लेशन आएगा या फिर डिफ्लेशन आएगा, और दोनों ही बहुत ही बड़े लेवल पे हार्मफुल सिचुएशंस हैं इकोनॉमी के लिए। अब आता है हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो पहले समझते हैं ISPCMR मॉडल को। तो ISPCMR मॉडल नोन एज थ्री इक्वेशन ऑफ न्यू कंसेंसस, मतलब एक नया मॉडल है ये, और कंसेंसस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एम्ड एट एक्सप्लेनिंग द इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसका जो मेन काम क्या है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखाता है मॉनेटरी पॉलिसी का, कि इन द प्रेजेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एक्सोजीनस डिमांड एंड सप्लाई शॉक्स। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारा ये ISPCMR मॉडल है, एक तो ये इम्पैक्ट दिखा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है डिमांड के ऊपर और सप्लाई शॉक्स के ऊपर, जो मैं भी डिस्कस कर भी चुका हूं, टू एंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि हम जो है वो इकोनॉमिकली स्टेबल हैं विद हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कहीं ना कहीं हम जो है हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे एंड लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, वो भी लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन के साथ, ठीक है। तो ये चीज भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो जब तक एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करके नहीं देंगे इकोनॉमी के अंदर, तो कहीं ना कहीं गरीबी जो है वो बरकरार रहेगी। क्योंकि एक ही तरीका होता है गरीबी को खत्म करने का, ठीक है। एक तो इनइक्वालिटी कम कर दो जो इंडिया में बहुत चरम सीमा पे है, दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दो। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके जरिए पॉवर्टी को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें से मेजर दो ही तरीके हैं, इनइक्वालिटी खत्म करना यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज, एंड दूसरा तरीका क्या है कि लोगों को जॉब प्रोवाइड करो। जब जॉब प्रोवाइड करेंगे लोगों को तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है अपने आप ही राइज करना शुरू कर देगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं। तो लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन रखना ही बहुत जरूरी है और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना भी क्या है, काफी जरूरी है। ये दो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए की जा सकती हैं और कहीं ना कहीं इकोनॉमी को हम स्टेबल भी कर सकते हैं इसको यूज करके। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है क्या, व्हाट डू न्यू क्लासिकल एंड काइंजियन अप्रोच टेल, कि भाई जो न्यू क्लासिकल है या फिर जो काइंजियन अप्रोच है ये कहता क्या है वो समझते हैं। तो न्यू क्लासिकल अप्रोच अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस है न्यू क्लासिकल अप्रोच की, वो कौन कौन सी है, रैशनल एक्सपेक्टेशंस एंड फ्लेक्सिबल प्राइसेस, यानी कि एक तो रैशनल एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल प्राइसेस होने चाहिए इन द इकोनॉमी, कंक्लूड्स दैट द इकोनॉमी ऑलवेज बी इन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जिसमें कह सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं विदाउट एनी नीड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन। यानी कि न्यू क्लासिकल अप्रोच में क्या बोला, किसी ने एज्यूम करके भाई जो एक तो पहली बात रैशनल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए लोगों की। देखो रैशनल एक्सपेक्टेशन का सिंपल सा मतलब पता है क्या होता है, कि लोग जो हैं वो ऐसी चीजें नहीं सोच रहे कि जो अचीव करना ही नामुमकिन हो। अब कुछ सोचता हो भाई, है ना, जैसे आजकल के नहीं होते जो बच्चे नए नए रिलेशनशिप में गए होते हैं, हम तो तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ले आएंगे, तारे तोड़ के ले आएंगे। क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं, ठीक है। और बेचारी बाबू शोना मान जाती है, अरे वाह मेरे लिए चांद तारे क्या बात है, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वही चीज़ इकोनॉमी में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अनरियलिस्टिक लगती हैं लोगों को, तो वो अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होनी चाहिए। कैसी अप्रोच होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है, रैशनल एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि जो चीज़ हो सकती है, जो चीज़ पॉसिबल है वही की जानी चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, रैशनल एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। दूसरा फ्लेक्सिबल प्राइसेस, ऐसे प्राइसेस जो जल्दी चेंज हो लेकिन ज़्यादा बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस ना हो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की वजह से।
इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एक बात और बोली कि हम जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम को, विदाउट एनी नीड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, बिना गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन के। तो क्या मजाक वाली बात चल रही है ना, कि गवर्नमेंट के बिना इंटरवेंशन के इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे इंडिया में गवर्नमेंट पूरी जोरों शोरों से ताकत लगा रही है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म की जाए, वो फिर भी नहीं कर पा रही। और यहाँ तो बात की जा रही है बिना गवर्नमेंट की पॉलिसी इंटरवेंशन की जो है वो खत्म की जा सकती है। तो भाई ये सब चीजें जो है वो होलिस्टिक अप्रोच का पार्ट नहीं बनता है। अब आगे देखो इन्होंने क्या बात बोली, न्यू काइंसियन अप्रोच। अब एक काइंस सबको बताया, एक पॉपुलर इकोनॉमिस्ट थे, टेल्स दैट वेजेस एंड प्राइसेस आर नॉट ऑलवेज फ्लेक्सिबल, कि जो वेजेस हैं और जो प्राइसेस हैं वो हमेशा फ्लेक्सिबल नहीं होने चाहिए। एंड कॉल्स, मतलब ये अपनी स्टेटमेंट को वापस चेंज कर रहे हैं, एंड कॉल्स फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट को भी जो है कई बार इंटरवेंट करना पड़ता है, सिर्फ किस चीज के लिए, करेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, कि अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। और गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि आज भी देखो इंडिया में सिर्फ उन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट प्रमोट करती है जो लेबर इंटेंसिव मेथड फॉलो करते हैं, यानी कि जो लेबर्स यूज करते हैं। ऐसी मशीनरी, ऐसी चीजें हम यूज नहीं करते, ऐसे सॉफ्टवेयर हम यूज नहीं करते जो कहीं ना कहीं जॉब को रिप्लेस करे लोगों की, क्योंकि ऐसे केसेस में अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है सिचुएशन दैट अराइज इन शॉर्ट टर्म। और ये अराइज कहां पे होती है, शॉर्ट टर्म में होती है। तो इनको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंटरवेंट कर सकती है। ISPCMR मॉडल इमर्ज्ड एज अ न्यू कंसेंसस अप्रोच। तो ये हमारे पास नया मॉडल है, नया अप्रोच है, वेयर इन मॉनेटरी पॉलिसी प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम। जहां पे जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में ऑफ द सेंट्रल बैंक इन शॉर्ट टर्म। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक की हेल्प से, क्योंकि सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के अंदर इंटरेस्ट रेट को चेंज करके, ठीक है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन रेट को भी कंट्रोल किया जाता है, डिफ्लेशन को भी कंट्रोल किया जाता है, और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस है इनको भी कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो इन चीजों की हेल्प से, तो ये वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, दोबारा पढ़ देता हूँ इस बात को, ठीक है। तो ISPCMR मॉडल इमर्ज एज अ न्यू कंसेंसस अप्रोच व्हेन मॉनेटरी पॉलिसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल बैंक इन द शॉर्ट टर्म विद इंटरेस्ट रेट एज इट्स की पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल टू टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट। जहां पे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट जो है वो मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे ज्यादा कोई चीज जो यूज होती है बार बार, वो कौन सी होती है, वो होती है इंटरेस्ट रेट। यानी कि इंटरेस्ट रेट का काम है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, इंटरेस्ट रेट का काम है डिफ्लेशन कंट्रोल करना, ठीक है, इंटरेस्ट रेट का काम है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को दूर करना। क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है ना, कहीं ना कहीं मैं ये बात कह सकता हूं कि वो मनी सप्लाई कंट्रोल करती है, और जब कोई चीज मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकती है तो वो इकोनॉमी के अंदर कोई भी चीज कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि मनी जो है वो मेन रोल प्ले करता है। और जब मनी सप्लाई को ही हम इस टूल के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये टूल पूरी इकोनॉमी को चेंज करने की हिम्मत रखता है। बस तरीका सही होना चाहिए इसको यूज करने का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की ताकत रखता है। इसके बाद मॉडल एम्फसाइजेस द डिस्टिंक्ट रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। यही नहीं, इसके अलावा जो मॉडल है वो कुछ चीजें और बताता है कि सेंट्रल बैंक जो इसके अलावा भी बहुत सी चीजें करता है इन फ्रेमिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स। यानी कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स में आजकल के टाइम पे हम जो है वो इस पॉलिसी को और ही बहुत बड़े लेवल पे यूज करते हैं। ISPCMR मॉडल इज यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग ऑप्टिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक। तो ISPCMR मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं यूजफुल रहता है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में और भी चीजों को एक्सप्लेन करने में। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा IS कर्व के बारे में। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म। हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख ली, हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। अब समझते हैं IS कर्व जो है वो किस तरीके से काम करता है। मैंने ऊपर बात की थी, IS कर्व जो है वो क्या दिखाता है, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व दिखाता है, या फिर गुड्स मार्केट में क्या चल रहा है ये वो शो करता है। अब वो चीज समझते हैं। तो द डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी, जब हम बात करते हैं डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी की, द IS कर्व, ठीक है, किस तरीके से काम करता है तो समझते हैं। तो पहले समझते हैं डिमांड साइड का मतलब क्या है। देखो डिमांड का मतलब ही क्या होता है, डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर्स, ठीक है। तो चाहे वो गुड्स की डिमांड हो चाहे सर्विसेज की डिमांड हो, तो डिमांड होने का मतलब ये है कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम का कितना पार्ट खर्च कर रहा है, तो यानी कि वो कितनी इनकम जो है अपनी खर्च करने में लगा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनकम के कंपोनेंट्स। तो इनकम के कंपोनेंट बता दिए, कंजप्शन और सेविंग, लेकिन उससे पहले भी कुछ चीजें और होती हैं। इनकम अलग चीज है, डिस्पोजेबल इनकम
एकदम अलग चीज है। अब बात है डिस्पोजेबल इनकम और इनकम में फर्क क्या होता है। देखो इनकम का मतलब क्या, मैंने कितना पैसा कमाया। सपोज करो किसी पर्सन ने एक साल में 10 लाख रुपए कमाए, जैसे अब तो 12 लाख हो गए चेंज हो गए टैक्स स्लैब के अंदर, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकल वैल्यूज के साथ। सपोज करो किसी ने 10 लाख रुपए कमाए, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या बोली, भाई मैंने 10 लाख रुपए कमाए हैं, हम तो आपसे टैक्स लेंगे, क्योंकि हमें जो है वो आपके लिए, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, रोड्स डेवलप कर रहे हैं, पब्लिक पार्क बना रहे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल बना रहे हैं, ठीक है, हम तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, चाहे यूज करो चाहे मत करो, हम आपसे टैक्स लेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि 10 लाख पे आपको टैक्स लेंगे 10% का। तो अब जो पर्सन है उसे 10 लाख रुपए कमाए जरूर है, पर क्या वो सारे के सारे पैसे खर्च कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या लगाएगी, इनकम टैक्स 10 लाख 50% का, यानी कि 1 लाख कहां चला गया गवर्नमेंट की जेब में, बचा कितना, मात्र 9 लाख रुपए। अब ये 9 लाख रुपए क्या है, ये है डिस्पोजेबल इनकम। अब इसमें से वो जो कंज्यूम करेगा, यानी कि वो उस पैसे से डिमांड कर रहा है अलग अलग गुड्स की और अलग सर्विसेज की, और बाकी पैसा क्या करेगा, वो सेव करेगा, जिसको फर्दर इन्वेस्ट कर सकता है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, डिमांड साइड। तो डिमांड साइड रेफर्स टू स्पेंडिंग डिसीजंस। तो ये दिखाता है कि एक पर्सन जो है, एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी स्पेंडिंग डिसीजंस किस प्रकार से ले रहा है, टेकन बाय हाउस होल्ड। चाहे वो एक हाउस होल्ड ले रहा है, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन ले रहा है, चाहे बिजनेस फर्म। अब बिजनेस फर्म भी डिमांड करती है, डिमांड रॉ मटेरियल्स की, डिमांड मल्टीपल इक्विपमेंट्स की, ठीक है, प्लांट्स की। तो बिजनेस फर्म भी करता है, डिमांड करता है, और गवर्नमेंट भी डिमांड करती है। तो गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जिसमें हमारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और मेरे सबको पता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। एक्सपोर्ट का सिंपल सा मतलब क्या है कि हम अपने गुड्स और सर्विसेज को फॉरेन कंट्री में कितना सेल कर रहे हैं, और इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि हम फॉरेन गुड्स और फॉरेन सर्विस कितनी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो आईएस कर्व इक्वेशन इन द मॉडल रिप्रेजेंट द डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी। और जो आईएस कर्व इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं गुड्स मार्केट की। तो आईएस कर्व इज अ लोकस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। आईएस कर्व क्या है, लोकस है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आउटपुट, यानी कि अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में और उसके हिसाब से आउटपुट के बीच में, सच दैट ईच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग आर इक्वल, ताकि हर एक लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग और जो सेविंग है वो क्या हो सके, इक्वल हो सके। जनरल इकोनॉमी में देखा गया है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है वो इक्वल ही होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ओब्लिक में ना सेविंग के बाद क्या लिख दिया, इन्वेस्टमेंट, कि जितना पैसा लोग बचा रहे हैं वो पैसा लोग जनरली इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सबको पसंद है। एक बताओ, किसी को पसंद नहीं होगा कि मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो, सबको पसंद है कि हमने जो काम करके पैसा, हमने जो पैसा कमाया, पहले तो मेहनत से कमाया, दूसरा उसमें से कुछ पैसा खर्च किया, बहुत मुझे पैसा बचता है ना। पैसा बचाना क्योंकि इतना तो है नहीं, तो पैसा बचाया इतनी मेहनत से कि भाई कुछ कुछ पैसे जोड़े, कम से कम खर्चे किए और पैसा बचाया, सेक्रीफाइस किया हमने पैसा बचाने के लिए। अब सब सोचते हैं उस सेक्रीफाइस हमने करके जो पैसा बचाया है उस पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, और वो मल्टीप्लाई करने के तरीके को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो सकता है, आप रियल स्टेट में करो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करो, इक्विटीज में करो, बॉन्ड्स में करो, बैंक्स में करो, एफडीज में करो, किसी भी तरीके से करो, लेकिन लोग जो है वो पैसे को मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचते हैं, इसलिए जनरली हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्वल ट्रीट करते हैं। तो आईएस कर्व आल्सो रिप्रेजेंट द गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। तो आईएस कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करता है गुड्स मार्केट में हम इक्विलिब्रियम कैसे अचीव कर रहे हैं, डिपिक्टिंग इक्वालिटी बिटवीन एग्रीगेटेड डिमांड एंड आउटपुट, जहां पे हम कहीं ना कहीं इक्वल रखते हैं एग्रीगेट डिमांड को आउटपुट के बराबर इन द इकोनॉमी इन शॉर्ट टर्म। अब आता है डिराइविंग द आईएस इक्वेशन, यानी कि हम जो है वो आईएस इक्वेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो इसमें मेन चीज ये है, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी इज अचीव्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू आउटपुट। जब एग्रीगेट डिमांड जो है आउटपुट के क्या हो, इक्वल हो, या फिर मैं कह सकता हूं कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो एग्रीगेट सप्लाई के। हम सब जानते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम जो है, अगर मैं मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स में अचीव कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि डिमांड बराबर होना चाहिए सप्लाई की, क्योंकि जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगे तो ऐसे तीन चीजें आएंगी, एक तो इक्विलिब्रियम प्राइस, और उस प्राइस पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और उस पे ही इक्विलिब्रियम सप्लाई, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाइड। ऐसे ही जो हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनकी पूरी इकोनॉमिक्स की, तो वहां पे जो इक्विलिब्रियम काम है वो कौन करता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, कि एग्रीगेट डिमांड कितनी हो रही है उसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, जब दोनों इक्वल होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू टोटल आउटपुट और नेशनल इनकम। टोटल आउटपुट को भी हम नेशनल इनकम मान लेते हैं, इसको हम किसे दिखाते हैं, वाई से। अब यहाँ से आता है एट गिवन प्राइस लेवल, किसी प्राइस लेवल पे। अब यहाँ से आता है वाई का फॉर्मूला, यानी कि नेशनल इनकम का फॉर्मूला। अब वाई का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी। मैंने इस फॉर्मूले की काफी और भी सीरीज में के अंदर बात की है, खासकर मैक्रो इकोनॉमिक्स के जब मैं पढ़ाता हूँ। तो वाई जो है वो फॉर्मूला बनता है सी प्लस, वाई का जो फॉर्मूला बनता है सी प्लस आई प्लस जी। सी यानी कि कंज्यूमर स्पेंडिंग, आई यानी कि इन्वेस्टमेंट पे कितना खर्च हो रहा है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, और जी यानी कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है हमारे पर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो कंजप्शन स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे,
एक तरह से हमारा टोटल आउटपुट निकालने का फॉर्मूला, यानी कि वाई निकालने का फॉर्मूला। एक चीज और है, इसी को कई बार लोग ऐसे भी लिखते हैं जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं। ये तो चलो फिर भी क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों है? क्योंकि इसमें 3 सेक्टर इन्वॉल्व है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और हमारे पास गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्लूड करेंगे तो फॉर्मूला ये बनेगा C प्लस I प्लस में G प्लस में NX। जो NX है वो यहाँ पे शो करता है नेट एक्सपोर्ट को, यानी कि एक्सपोर्ट कितना किया हमने माइनस में इंपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी कि सपोज करो हमने 500 करोड़ की चीज जो है वो बाहर देश के लोगों को बेची, यानी गुड्स एंड सर्विसेज सेल की, और 100 करोड़ की वहां से खरीदी, तो नेट 400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ट्रेड बैलेंस हमारा क्या है? पॉजिटिव है। और ट्रेड बैलेंस नेगेटिव कब होता है? जब हम एक्सपोर्ट जो है वो कम करते हैं और बाहर की गुड्स की डिमांड ज्यादा करते हैं, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। ऐसे केसेस में नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ट्रेड बैलेंस। तो ये हमारे पास आया वाई का फॉर्मूला, C प्लस I प्लस G प्लस NX। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सवाल खत्म, ठीक है। तो ये पॉइंट भी खत्म हो गया, सवाल बोल रहा हूँ, कंसेप्ट भी खत्म हो गया, टॉपिक भी खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन भी खत्म हो गया इस चैप्टर का। फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेरी हो दिमाग में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई बात समझ ना आई हो बता सकते हो आप, मैं उसे डिफाइन कर दूंगा या फिर डेफिनेशन लिख दूंगा उसकी कमेंट बॉक्स के अंदर ही, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। नोट्स के लिए आप इस नंबर व्हाट्सएप करके नोट्स मिल सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और मुझे शेयर भी कर देना जो मुझे एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। आप जिसको जो उतारना उतार ले, मैं बोर्ड के सामने से।